आप लोगों को। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, यस मैम आ रही है। ओके, गुड। तो असाइनमेंट्स अपलोड किए आप लोगों ने या नहीं किए अभी तक? हेलो हाँ जी, सुशांत बोलिए। मैम, मैंने एक साइट बनाया है, उसका आप थोड़ा देखेंगे? हाँ हाँ, बताइए, स्क्रीन शेयर कीजिए। एक मिनट कर रहा हूँ। हो रहा है। लोड हो रही है अभी। हाँ, हो रहा है। मैम, मैंने एक वेबसाइट लिया है होस्टिंगर से। हम्म। तो कैसे करेंगे? अच्छा, वो खरीद लिया, होस्टिंग खरीद ली? नहीं, होस्टिंग नहीं करता, मतलब वेबसाइट सिर्फ लिया है। डोमेन लिया है, अभी डोमेन नेम हाँ, लिया है आपने? डोमेन ही लिया। तो होस्टिंग भी तो खरीदनी पड़ेगी। इधर बिना से हो होस्टिंग का नहीं जाएगी। होगा? नहीं, लाइव बनाओगे कहाँ पर वेबसाइट? होस्टिंग मतलब कि स्पेस। तो जगह ही नहीं होगी तो फिर घर कहाँ बनेगा? क्या? बेसिक वाला ले लो, 69 पर मंथ वाला। फ्री होस्टिंग वाला भी तो आता है ना एक? फ्री होस्टिंग वाला आपको उस पे मिलेगा, क्लाउड फ्लेयर पे मिलेगा। बट वहां पर सर्वर का इशू रहेगा फिर हमेशा। शेयर होस्टिंग नहीं है? पेड होस्टिंग कैसे में? पेड होस्टिंग में तो फिर आपको पे ही करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग पे मिल जाएगी, इसमें शेयर्ड होस्टिंग भी होगी। देखो। आप प्रायुक्त पे नहीं है? प्रायुक्त वो प्राइस पे नहीं है, नहीं। यहाँ पे मैम एच पैनल आ रहा है, सी हाँ, पैनल नहीं आ रहा है, क्यों? तो क्योंकि ये होस्टिंगर का है इसलिए एच पैनल आ रहा है। मैं लेने वाला था नेम चेप से, लेकिन मैंने हाँ होस्टिंगर से लिया, तो बेस्ट सही है या नेम चेप ही हाँ, सही था? होस्टिंगर से एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि वहां से है यहाँ से, बस ये है, यहाँ होस्टिंगर में आपको एसएसएल सर्टिफिकेट लाइफ टाइम फ्री मिलता है। वहां पर आपको अलग से पे करना पड़ता है एसएसएल के लिए। नहीं तो एसएसएल सर्टिफिकेट तो क्लाउड फेयर से भी उसका एक्सटेंशन आता है, वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पर वर्ड लिमिटेड पे टाइम के लिए रहेगा ना वो। वर्डप्रेस पे भी तो आता है उसका प्लगइन्स। हाँ, प्लगइन्स प्लगइन आता है ना? एसएसएल का प्लगइन नहीं होता है। एसएसएल सर्टिफिकेट या तो आपको डायरेक्टली मिलता है, जैसे होस्टिंगर में आपको मिल गया वो फ्री में, है ना, फ्री या फिर जो भी इंक्लूडेड चार्जेस रहते हैं। और गूगल एड्स या गूगल एड्स नहीं, गोडैडी या फिर ब्लू होस्ट, इन सब पर जाते हो तो अलग से आपको पे करना पड़ता है उसके लिए, एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए। तो इसमें वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें? बताती हूँ ना। पहले होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये सारी प्रोसेस आप कर पाओगे। पहले होस्टिंग लेना पड़ेगा? हाँ। बिना होस्टिंग का नहीं होगा? नहीं, तो ये आप जो बताया था इन्फिनिटी फ्री, ये भी तो फ्री होस्टिंग देता है। तो ये आप भी तो दे वहां रहा से है। कर लो, वो सर्वर वहां भी रहेगा, करना चाहो तो वहां से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेबसाइट होस्टिंग ये भी तो है, 12 साल के लिए दे रहा है। वो ले लो, मतलब सर्वर एरर रहेगा, यही मैं बोल रही थी, बाकी आपको करना है तो आप अच्छा, वहां से भी कर सकते हो। इस पे सर्वर एरर रहेगा? हाँ, मतलब साइट मोस्टली डाउन रहती है क्योंकि फ्री में सभी लोग यूज करना चाहते हैं। तो आप देखते हो कई बार सर्वर एरर आता है इसमें, तो साइट डाउन चली जाती है। तो यार ये ऐसे ही करना है तो फिर तो आप फ्री डोमेन होस्टिंग कर रहे थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी कंटिन्यू कर सकते हो, या इसे लेना है अभी सीखने के लिए तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा सर्वर रहता है और कोई दिक्कत नहीं है। सीखने के लिए करना है तो ये भी ले सकते हो।
बाकी प्रोसेस मैंने आपको पूरा बताया ही हुआ है पहले, कि होस्टिंग कैसे कनेक्ट करना है, वेबसाइट कैसे कनेक्ट करना है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, पूरा प्रोसेस मैं बता चुकी हूँ कई बार। तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो, नहीं समझ आए तो फिर मुझे पूछो, ठीक है। आपने मैम वर्डप्रेस का क्लास कर लिया था क्या? हाँ, लिया था, स्टार्टिंग में ही लिया था जब ये सब वो मैंने पढ़ाया था। मैंने मैंने नहीं पढ़ा वो। हाँ, आप वीडियो चेक कीजिए, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछिएगा, ठीक है। ठीक है। चलिए, तो असाइनमेंट किस किसने अपलोड कर दिए हैं? हम्म, किसी ने नहीं किए क्या? नहीं, कर अच्छा, दिया मैम। कर दिया, गुड। जी। अच्छा, जंप लिंक आ गया सभी को? कैसे यस मैम। जंप अप्लाई करनी है, सबको आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई क्वेश्चन है? मैम आप एक बार किसी को बोलोगे अपना असाइनमेंट शो करने के लिए? मैं मतलब एक बार देखना चाहता था। असाइनमेंट में कुछ नहीं, लिंक सबमिट करनी है, बस इतना ही है। वर्ड पैड ओपन करना है, उसमें लिंक अपनी कॉपी पेस्ट करनी है और अपलोड कर देना है, बस इतना ही करना है। कि बस वेबसाइट का लिंक ही अपडेट करना है, अपलोड हाँ, करना है। वेबसाइट, हाँ वेबसाइट आपने बना दी है ऑलरेडी, बस मुझे उसका लिंक चाहिए, लिंक आप अपलोड कर दीजिए उसमें। और दूसरा असाइनमेंट जो है वो कीवर्ड रिसर्च का है, तो आपने जो 10 कीवर्ड्स निकाले हैं अपनी शीट में, बस वो शीट को अपलोड कर देना है, इतना ही मैम करना वो है। कीवर्ड वाले में मुझे कंफ्यूजन था कि वो मतलब 10 क्या कीवर्ड, क्या कंफ्यूजन है उसमें? वो मतलब हेलो किस टाइप का कीवर्ड होगा, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। मैम, इस पे टाइप कर का सकते हैं कीवर्ड है, क्या? आप अपने कीवर्ड, क्या? इस पे कर सकते हैं क्या, जो मैंने आपको लिंक शेयर किया है, freehosting.com, इस पे कर सकते हैं क्या? हाँ, आप किसी पर भी बना सकते हो, कहीं बस ये रहेगा कि जहाँ पर भी आपको फ्री में मिलेगा थोड़ा सा आपको सर्वर एरर रहता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बना सकते हो आप, प्रैक्टिस के लिए कहीं पर भी बना सकते हो, ठीक है। ठीक है। ठीक है, समझ गया। आदित्य, टाइप ऑफ कीवर्ड आप कोई भी कीवर्ड ले सकते हो, ठीक है। अपनी जो भी आपने वेबसाइट का थीम रखा है उसके अकॉर्डिंग, जिस भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है वो कीवर्ड आप ले सकते हो, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करना मैंने बताया था, तो उसी तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है। उसमें से 10 मोस्ट रेलेवेंट जो आपको लगते हैं कि ये एग्जैक्टली exactly मेरे थीम से, मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, वो 10 कीवर्ड आपको निकाल के रखने हैं, इतना करना है, ओके मैम। ठीक है। और कोई ठीक क्वेश्चन है। किसी का? नो मैम। मैम, मेरा हाँ एक क्वेरी है। हाँ जी। कोई भी वेबसाइट है उसका ऑडिट रिपोर्ट कैसे करना है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने जो अभी एसईओ रिलेटेड वर्क किया है, जैसे टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज, इंटरनल लिंक तो पता चल गया, ये हम लोग हम्म, कैसे लगाना वो समझ में आ गया, बट एक प्रॉपर एक आर्टिकल में, इवन एक वेबसाइट के अंदर ये सारी चीजें कैसे लगाना रहेगा, ये एक बार आप दिखा देंगे क्या? या हम्म, आर्टिकल्स कैसे ये प्रोसेस करना है, कहाँ कहाँ पे क्या चाहिए वो नहीं चाहिए, क्योंकि एक वो समझ में आया बताओ, कि आप क्लियर हो। बता रही हूँ, ठीक है। ऑडिट पर हम जाएंगे, ऐसी ऑडिट के लिए कोई टूल यदि हो, कोई टूल है आपके पास या खुद से करना है? वैसे तो फ्री टूल्स भी मिल जाएंगे ऐसी ऑडिट के लिए आपको। मैम, दोनों ऑप्शन मुझे बता दीजिए, क्योंकि एक तो फ्रॉक करके यूज करता हूँ बट उसमें एग्जैक्ट पता नहीं है, या तो वो दूसरे भी फ्री टूल अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, आरएनडी करेंगे तो। पेड टूल में तो फिर सैमरस है, एचआरएफ है, ये आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर भी ऐसी ऑडिट के लिए आपको मिल जाएगा। कौन है ये? म्यूट कीजिए, बाकी सब म्यूट कीजिए। तो मैम, एसईओ ऑडिट रिपोर्ट अगर हम कर दें, क्योंकि क्लाइंट कभी कभी पूछते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट का ऑडिट रिपोर्ट निकालिए, उसमें क्या इशूज है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो भी पता होना चाहिए छोटे इम्प्लीमेंट हमें करना चाहिए, क्या इशूज आ रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए आप वही कोई टूल आपको यूज करना पड़ेगा एसईओ ऑडिट के लिए, ठीक है। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, मैं बताऊंगी अभी। अभी आपको अभी कुछ प्रोजेक्ट है या अभी फ्यूचर के लिए पूछ रहे हो? नहीं मैम, प्रोजेक्ट नहीं है, जस्ट पूछ रहा हूँ बिकॉज माइंड में हाँ, क्वेरी ये आया सब तो हम इसलिए कवर, पूछा। हाँ ये सब हम कवर करेंगे, और ऐसे पूरा हो जाए, ऐसे ऑडिट पर भी जाएंगे हम, ठीक है। ओके। ओके। हम्म,
ठीक है, तो हम लास्ट सेशन में एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन समझ रहे थे। ठीक है, क्या होता है एसईओ टाइटल? जो ब्लू हेडिंग हमको दिखती है, जो क्लिकेबल लिंक होती है, वो एसईओ टाइटल या मेटा टाइटल कहलाता है। ठीक है, टाइटल टैग भी बोल सकते हो आप। और जो नीचे ब्लैक कलर का डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है 2 लाइन का, उसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ दिखता है ये? गूगल सर्च रिजल्ट्स पे दिखता है एसईओ टाइटल, या फिर आप कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर यदि अपने वेबसाइट का लिंक शेयर करते हो, वहां पर भी मिलता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्यों है एसईओ टाइटल? क्योंकि इसको डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर कंसिडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब हम कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया शूज फॉर किड्स। ठीक है, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। शूज फॉर किड्स मैंने यदि सर्च किया है, आपको ये दिख रहा है। जब भी मैं कोई कीवर्ड सर्च करती हूँ, तो ये 3 चीजें ही अवेलेबल होती है यूजर के सामने, है ना? एक एसईओ टाइटल, एक मेटा डिस्क्रिप्शन, और ये यूआरएल। तो इन्हीं 3 चीजों के बेसिस पर यूजर डिसाइड करता है कि हमको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है या नहीं करना है, राइट? इसलिए ये डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर भी माना जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लिक थ्रू रेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, यदि आपने बहुत केयरफुली क्राफ्ट किया है, प्रॉपरली क्राफ्ट किया है एसईओ टाइटल, तो आपके क्लिक थ्रू रेट को बढ़ा भी सकता है, और यदि इम्प्रॉपर है तो क्लिक थ्रू रेट को घटा भी सकता है। ठीक है, एसईओ टाइटल जो है वो गूगल को हेल्प करता है हमारे पेज के टॉपिक को समझने में। ठीक मैम है, ये क्या, ये टाइटल बता रहे हो ना? हाँ हाँ, टाइटल टैग या एसईओ टाइटल। ठीक है, तो ये हेल्प करता है यूजर को भी और गूगल को भी, दोनों को, कि हमारा पेज किस बारे में है। ठीक है, उस टॉपिक को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, और फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है यूजर के ऊपर, वो टाइटल टैग ही क्रिएट करता है। तो हमको बहुत केयरफुली क्राफ्ट करने की जरूरत होती है एसईओ टाइटल को। ठीक है, अब जो बताने जा रही हूँ वो आप लोग लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एसईओ टाइटल जब आप लिखते हो, ठीक है, तो कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए? कैरेक्टर्स मीन्स इसमें आपका यदि कॉमा, फुल स्टॉप कुछ भी आपने लगाया है, वो भी काउंट होगा। ठीक है, एसईओ टाइटल मैम मिनिमम 60 कैरेक्टर का होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन 150 कैरेक्टर। हाँ, गुड। तो 50 से 60 कैरेक्टर्स का आपका एसईओ टाइटल का लेंथ होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा यदि लिखोगे या 60 कैरेक्टर्स के बाहर यदि जा रहा है, तो क्या होगा, गूगल उसको पूरा डिस्प्ले नहीं करेगा, आगे डॉट 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 करके आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे एसईओ टाइटल के थ्रू, वो कन्वे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि 50 से 60 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर आप अपनी बात को कंप्लीट कर सको। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये नोट डाउन करना है तो कर लो कि 50 टू 60 कैरेक्टर्स के बीच में ही आपको एसईओ टाइटल का लेंथ रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? जब आप लिखते हो एसईओ टाइटल, तो कोशिश करो जो भी आपका कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड है या फोकस कीवर्ड है, उससे स्टार्टिंग करो लिखना। ठीक है, यदि पॉसिबल है तो, नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, बट फिर भी फोकस कीवर्ड आपको इंक्लूड तो करना ही है अपने टाइटल टैग में। यदि पॉसिबल है तो स्टार्टिंग में करो, नहीं पॉसिबल है तो कहीं ना कहीं तो इंक्लूड करो उसको एसईओ टाइटल में। ठीक है, मैं भी लिखते कहाँ पर हैं एसईओ टाइटल? बता रही हूँ, पहले ये समझ लो फिर मैं वो भी बता रही हूँ। ठीक है, तो क्या करना है हमको? देखो, सबसे पहला पॉइंट हो गया, यदि कोई नोट डाउन कर रहा है, पहला तो 50 से 60 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। 60 कैरेक्टर्स इज लिमिट, इससे ज्यादा लंबा आपको नहीं रखना है एसईओ टाइटल। सेकेंड थिंग इज, जब आप एसईओ टाइटल लिखोगे, आपको अपना फोकस कीवर्ड इंक्लूड करना है। यदि स्टार्टिंग में हो सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट पूरे टाइटल टैग में कहीं ना कहीं उसको इंक्लूड करो। ठीक है,
सेकंड थर्ड थिंग है कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है हमको उसमें। ठीक है, जो हमारा फोकस कीवर्ड है सिर्फ वो हमको यूज करना है एक बार। कई लोग क्या करते हैं 2-3 बार फोकस कीवर्ड को ही लिख देते हैं या फिर अलग अलग कीवर्ड्स लिख देते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, मीनिंगफुल बनाना है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है हमको। ठीक है, फिर पावर वर्ड्स जब यदि रेलेवेंट हो तो पावर वर्ड्स यूज करो। कौन है ये? म्यूट करो आप लोग सभी। कौन है? अजय, म्यूट पे रहो आप लोग प्लीज। महिमा क्या बताना है? क्या नहीं समझ आया था? महिमा, स्टार्टिंग से एसईओ टाइटल मैं बता रही हूँ, टाइटल टैग क्या होता है। ठीक है, टाइटल टैग जो हम, ये आपको स्क्रीन दिख रही है, जब भी हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो जो ये विजिबल होता है, ये ब्लू हेडलाइन जो विजिबल होती है, क्लिकेबल लिंक, इसको हम एसईओ टाइटल या टाइटल टैग बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है? 50 से 60 कैरेक्टर्स के बीच बीच में होना चाहिए। 60 कैरेक्टर्स मतलब 60 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा लिखोगे तो गूगल कट ऑफ कर देगा। ठीक है, फिर लिखते टाइम फोकस कीवर्ड इसमें ऐड करना है आपको। फोकस कीवर्ड हो सके तो स्टार्टिंग में ऐड करो, नहीं तो कहीं ना कहीं जरूर करो। ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, फोकस कीवर्ड ही सिर्फ यूज करो, ज्यादा कीवर्ड स्टफ मत करो और मीनिंगफुल बनाओ उसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितना भी मतलब यदि रेलेवेंट हो तो पावर वर्ड्स उसमें ऐड करो। ठीक है, पावर वर्ड्स मतलब जैसे कि अल्टीमेट, बेस्ट, नंबर वन, एक्सपर्ट, इजी, प्रूवन, ये क्या है? ये पावर वर्ड्स कहलाते हैं, है ना। तो ऐसे इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो यदि यूज करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और क्लिक थ्रू रेट को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इनका यूज करना चाहिए। ठीक है, फिर यदि ब्रांड नेम ऐड करना चाहिए, यदि आपके पास कैरेक्टर्स बचे हैं और यदि आप ब्रांड नेम इंक्लूड करना चाहो तो करना चाहिए। ठीक है, ब्रांड नेम ऐड करने से फायदा ये है कि आपके ब्रांड का नाम भी लोगों को पता चलता रहता है, याद हो जाता है। ठीक है, तो होम पेजेस के लिए, सर्विस पेजेस के लिए ब्रांड नेम ऐड करना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, फिर जब आप एसईओ टाइटल बना रहे हो तो ऐसे बनाना है या ऐसे लिखना है, जब आप कोई चीज सर्च करते हो तो क्या सोच के किसी रिजल्ट पर क्लिक करते हो, क्या पढ़ते हो, आपको किस तरीके का वहां पर लिखा हुआ चाहिए होता है जिसको पढ़कर आप क्लिक करोगे, या वही अपने टाइटल को लिखते हुए याद रखना है। समझ में आ रहे हैं पॉइंट्स सारे? कोई डाउट किसी पॉइंट में? यस मैम, आ रहे हैं। ठीक है, गुड। सब सभी को समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, तो ये एसईओ टाइटल हो गया। अब एसईओ टाइटल के बाद नेक्स्ट आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन जो नीचे 2 लाइन में लिखा हुआ होता है उसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये हमारा जो पेज है उसकी समरी होती है शॉर्ट में, कि हमारा पेज किस बारे में है। ठीक है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन जो है वो डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर तो नहीं कहा जाता, लेकिन ये भी क्लिक थ्रू रेट को स्ट्रांगली अफेक्ट करता है। ठीक है, और यूजर्स को हेल्प करता है कि वो हमारे वेबसाइट पर क्लिक करें या हमारे पेज पर क्लिक करें। ठीक है, तो इसको भी आपको बहुत केयरफुली लिखना होता है। ठीक है, 150 से 160 कैरेक्टर्स के बीच में इसकी लेंथ होती है, मतलब मैक्सिमम 160 कैरेक्टर, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा जाएगा तो गूगल उसको कट ऑफ कर देगा और आपका जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे थे मेरा डिस्क्रिप्शन के थ्रू वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा, मतलब विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश करो। तो अगर आप
मतलब 200 कैरेक्टर भी लिखोगे वो आपको शो 160 ही करेगा। हाँ 160 ही करेगा ये। ठीक है। तो और कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपने जो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा है गूगल उसको रीराइट कर दे। ठीक है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपने जो लिखा है उसको हटा के आपके जो आपने पोस्ट लिखा है उसमें से कभी कभी वो ले लेता है जो उसको रेलेवेंट लगता है। ठीक है। तो ये भी हो सकता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। बट इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ये ध्यान रखना है अगेन कि फोकस कीवर्ड इसमें जरूर आना चाहिए। ठीक है। नेचुरली पुट करो, ऐसा नहीं हो कि हम जबरदस्ती स्टफ कर दें। ठीक है। ऐसा सेंटेंस फ्रेम करना है या ऐसा मेरा डिस्क्रिप्शन फ्रेम करना है जिसमें हम नेचुरली हमारे फोकस कीवर्ड को ऐड कर सके। यदि हो सके तो स्टार्टिंग में करो, स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको ऐड करो। ठीक है। बट टफ नहीं करना है, नेचुरली पुट करना है। ठीक है। फिर कॉल टू एक्शन इसमें भी आपको ऐड करना पड़ेगा, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी। ठीक है। कॉल टू एक्शन से ज़्यादातर क्लिक्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लर्न मोर या डिस्कवर नाउ या रीड कंप्लीट गाइड या गेट एक्सपर्ट टिप्स, इस टाइप के कुछ कॉल टू एक्शंस आप ऐड कर सकते हो। जैसे ठीक है। अप्लाई वगैरह। हाँ, अप्लाई नाउ, रजिस्टर नाउ, बुक नाउ, इस तरीके के जो भी आपको लगे कॉल टू एक्शन आप इसमें ऐड कर सकते हो जो भी रेलेवेंट हो आपके इससे। ठीक है। फिर सर्च इंटेंट को आपको मैच करना पड़ेगा, जैसे कि यदि आपने कुछ अम, जैसे सर्च टर्म इंफॉर्मेशनल है। ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यदि कमर्शियल है तो उसके बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे। यदि ट्रांजैक्शनल है तो कॉल टू एक्शन आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो जो भी आप मेटा डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हो उसके हिसाब से आपको कॉल टू एक्शन डिसाइड करनी है। ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट? नो। मैम ये तो क्लियर है, ये टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन मतलब किस बेस पे अपने को बनाना चाहिए डायरेक्टली? क्योंकि ब्लॉग में हम लोग तो जो टाइटल लिखते हैं वही मेरा अपना एसईओ टाइटल हो जाएगा और उसकी हाँ समरी बना के मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर पेज है जैसे सर्विसेज पेज हो गया हाँ। या अपना डायरेक्टली होम पेज हो गया तो उसमें कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे? सर्विसेज पेज में भी आप लिखोगे सर्विस, उसके आगे आप ब्रांड नेम ऐड कर सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा या सर्विस से रिलेटेड ही कुछ आप एसईओ टाइटल में ऐड कर सकते हो। ठीक है। कि आपका सर्विस किस किस चीज से रिलेटेड है या प्रोडक्ट किस चीज से रिलेटेड है, आपका ब्रांड किस चीज से रिलेटेड है, वही आप डालोगे उसमें एसईओ टाइटल में। ठीक है। और मेटा डिस्क्रिप्शन तो आप शॉर्ट समरी दोगे आपके सर्विस पेज की। ठीक है। तो सर्विस पेज में जो भी आपने सर्विसेज ऐड किए उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन 2 लाइन में आप लिख सकते हो। ठीक है। ओके। अब कहाँ पर लिखते, और कोई क्वेश्चन है किसी का? नो मैम। ओके। अब कहाँ पर लिखते हैं ये बता देती हूँ। जब हम प्लगइन्स ऐड कर लेते हैं अपनी वेबसाइट में, ये मेरी वेबसाइट अभी वापस से रिन्यू कर ली है मैंने, मैं दिखाती हूँ जैसे कि ये कोई पोस्ट है। ठीक है। तो इसमें मैंने कौन सा योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करके रखा है। ठीक है। तो इसमें जब आप नीचे आते हो, ये ये फोकस कीवर्ड डालने के लिए है जगह, और ये एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और ये स्लग। ठीक है। तो यहाँ पर एसईओ टाइटल लिखना है, ये मैंने ऑलरेडी सेटिंग करके रखी है यूज में।
मुझे एसईओ टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक ये ले लेता है। सबसे पहले टाइटल आएगा, ठीक है, पेज का, फिर सेपरेटर और फिर साइड टाइटल। तो ये देखो अपने आप इसने ले लिया। टाइटल जो भी था मेरे इसका इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड इन डेली लाइफ, और साइड टाइटल मेरी वेबसाइट का जो भी नाम है, आई एम ब्लेस्ड सोल। ठीक है, इस तरीके से उसने ऑलरेडी ले लिया। मेरा डिस्क्रिप्शन इसमें इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरी वेबसाइट अभी अभी रिन्यू हुई है। एक मिनट मैं दिखाती हूँ। अच्छा, ये तो डमी बनाई थी, किसी और पे बताती हूँ जो बना हुआ हो। ये देखो, अब इसमें जो है ये एसईओ टाइटल दिख रहा है, ये अपने आप इसने ले लिया। जो मेरा टाइटल था वो फोकस कीवर्ड, वो इसने ले लिया। और उसके बाद ब्रांड नेम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है, सेपरेटर के बाद। और मेरा डिस्क्रिप्शन में क्या लिख दिया, ये 2 लाइन का, ठीक है, जो भी मेरी इससे रिलेटेड था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेरा डिस्क्रिप्शन और एसईओ टाइटल ऐड करना होता है। ठीक है, अब ये स्लग क्या होता है? स्लग का मतलब है ये जो आपका पूरा यूआरएल होता है ना, देखो इधर दिखाती हूँ। ये जो आपका पूरा यूआरएल, पूरे यूआरएल में क्या होता है, पहले ये प्रोटोकॉल आता है, फिर वेबसाइट का नाम आता है, कैटेगरी आती है, उसके बाद का जो ये पार्ट आता है इसको स्लग बोलते हैं। तो ये स्लग जो है पर्टिकुलरली इसी पोस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका पाथ है ये। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको बनाने के लिए जो भी हमारा फोकस कीवर्ड है उसको हम तो स्मॉल, मैम ये हो गया, आप जो टाइटल है यही है ना, 7 इम्पोर्टेंट स्टेप्स फॉर सेल्फ हीलिंग? हाँ हाँ वही बता तो रही ये हूँ। टाइटल ही लेता है ना स्लग में? हाँ, जो हमारा फोकस कीवर्ड है उसी को हम बिना स्पेस के स्मॉल लेटर्स में, इसमें कैपिटल स्मॉल कुछ नहीं करना, सारा स्मॉल ही रहेगा। ठीक है, तो स्मॉल लेटर्स में लिखना है, बिना स्पेस के लिखना है, स्पेस के लिए सेपरेटर यूज, हाइफन यूज करना है। ठीक है, क्लियर हुआ स्लग कैसे लिखना है? सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, एसईओ टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन भी क्लियर हो गया, कैसे लिखना है, मैम कहाँ जैसे लिखना है? हाँ, जैसे टाइटल आपने बताया ना, तो टाइटल वही है मैम जो हमारे पेज का टाइटल होगा वो लेता है यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, देखो, पेज टाइटल इज, पेज टाइटल होता है ये जो सबसे ऊपर लिखते हैं। जी ठीक है, एसईओ टाइटल जो है दोनों सेम ही, लेकिन जगह अलग अलग है। एसईओ टाइटल है ये ये एसईओ टाइटल इधर लिखा जाता है। ठीक है, जी जी। लिखना जैसे मैम दोनों में आप आपको फोकस कीवर्ड ही है, लेकिन जी दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जी, जैसे मैम ये 7 इम्पोर्टेंट स्टेप जो इन्होंने यहाँ पर टाइटल और पेज ने, टाइटल ने उठाया ना ऊपर जो हाँ विजिबल हो रहा है ये, हाँ 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 हाँ। तो ये टाइटल किस चीज का है? मतलब आपकी वेबसाइट का टाइटल है या किसी पेज का टाइटल उठा रहा है ये ये? इस पर्टिकुलर पोस्ट का, मेरी पोस्ट का फोकस कीवर्ड है ये, 7 स्टेप्स, 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर सेल्फ हीलिंग। ठीक है, तो ये फोकस कीवर्ड जो है मैंने अपने पोस्ट टाइटल में भी यूज किया है, अपने एसईओ टाइटल में भी यूज किया है, और आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। ठीक है, जी और कोई डाउट? क्लियर है सभी को एसईओ टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन? ठीक है, इसके मैम ये बाद में प्लगइन कहाँ से इंस्टॉल करेंगे फिर हम, जिसमें फिर ये दिखाने लगे स्लग टाइटल ये सब वगैरह? प्लगइन, मैंने बताया था ना, प्लगइन का ऑप्शन है आप लोगों के पास, दिखाती हूँ। अपीयरेंस के नीचे ये प्लगइन्स का ऑप्शन है आपके पास। जी ठीक है, इसमें ऐड न्यू प्लगइन में जाना है।
और यहाँ पर आप सर्च करोगे योस्ट एसईओ या रैंक मैच भी कर सकते हो, बहुत सारे एसईओ के प्लगइन से कोई भी यूज कर सकते हो आप। यू वाई ओ YOAST योस्ट एसईओ, ठीक है, ये वाला है, ये मैंने ऑलरेडी योस्ट इंस्टॉल किया फेमस है, हुआ। क्या? योस्ट फेमस है इसलिए। हाँ, योस्ट और रैंक मैच नहीं, फेमस के अलावा अच्छा भी है प्लगइन, ठीक है, रैंक मैच भी अच्छा है, वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इधर बस इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है आपको, ठीक है, ऑलरेडी इंटीग्रेट हो जाएगा वो अपने आप। ठीक है, क्लियर है ये? और कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है पेज यूआरएल। अच्छा, इंटरनल लिंकिंग कैसे करते हैं ये समझ में आ गया ना सभी को? यस मैम। ठीक है, अब हम पेज यूआरएल्स पर चलते हैं। पेज यूआरएल्स क्या होते हैं? पेज यूआरएल? पेज यूआरएल तो वही हो गया ना जो हम लोग कुछ पोस्ट अगर लाइव करते हैं तो उसका जो वही यूआरएल हो गया। पोस्ट यदि लाइक करते हैं तो वो पेज यूआरएल हो गया। उसका लाइक नहीं, लाइव एड्रेस। लाइव मतलब कुछ भी लाइक कर, पोस्ट करते हैं, हाँ कुछ भी हाँ, पोस्ट करते हैं उसको लाइव होता है, मतलब हम्म दूसरे पब्लिक के लिए। तो जो हम्म, वो देखते हैं वही उसको यूआरएल बोलते हैं। हाँ, जो एड्रेस होता है किसी भी पेज का, पेज हाँ एड्रेस को ठीक यूआरएल है, बोलते हैं ना मैम, हाँ, एड्रेस बाद में जो ठीक मिलता है, है। किसी भी चीज का मतलब यदि आप कोई इमेज अपलोड करते हो इंटरनेट पर, यदि कोई इमेज अवेलेबल है, कोई वीडियो अवेलेबल है, कुछ भी अवेलेबल, कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, हर एक का एक एड्रेस होता है। ठीक है, यस मैम। जिसको यूआरएल बोलते हैं। और पेज यूआरएल की बात करें तो पर्टिकुलरली उस पेज का जो यूआरएल है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म रिसोर्स कुछ कुछ होता है मैम, फुल फॉर्म ना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यस मैम, यूनिफॉर्म रिसोर्स। ठीक है, तो अब जो यूआरएल है ये यूआरएल स्ट्रक्चर दिख रही है, पीपीटी विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो ये यूआरएल स्ट्रक्चर है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप लोग। इसको हम समझ लेते हैं कि क्या होता है ये ये एग्जैक्टली उस पीपीटी में तो होगा ना मैम। अच्छा, हाँ, पीपीटी है आप लोगों के लिए, ठीक है, ठीक, यस मैम। ऑलरेडी है तो ठीक है। क्या होता है ये किसी को समझ आ रहा है? यस मैम। क्या है ये? मैम ये एचटीटीपी तो हमारा प्रोटोकॉल है जो कि किसी भी यूआरएल के आगे होता है। क्या होता है प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल मैम जैसे एचटीटीपीएस होता है, एचटीटीपी मतलब होता है। क्या होता है ये? क्यों मैम यूज किया जाता है? इसका यूज क्या है? सिक्योरिटी के लिए किया जाता है मैम। सिक्योरिटी के लिए, ओके, ठीक है। प्रोटोकॉल जो है वो ये डिसाइड करता है कि ब्राउजर जो है वो किसी वेब पेज के साथ कैसे कनेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ इस पे जैसे एस लिखा है तो ये सिक्योर है यूआरएल, अगर एस नहीं होगा तो अनसिक्योर्ड होगा। करेक्ट, ठीक है। तो एस स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी हियर। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। यदि एस है, एस स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। तो यदि सिक्योर कनेक्शन हमको चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एसएसएल सर्टिफिकेट उसके लिए परचेज करना पड़ता है, ठीक है, और हमारी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। अब जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, पहले तो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के लिए कंपलसरी नहीं था, आप बिना एसएसएल सर्टिफिकेट के भी ब्लॉगिंग वेबसाइट को चला सकते थे, ठीक है। लेकिन और पहले सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ये एसेंशियल था, ठीक है। लेकिन अब गूगल क्योंकि यूजर सेंट्रिक हो गया है, इसलिए वो प्रायोरिटी उन्हीं वेबसाइट्स को देता है जो कि सिक्योर है, ठीक है, जो कि सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड कर सके उसके यूजर्स को, ठीक है। तो इसलिए एसएसएल सर्टिफिकेट का इम्पोर्टेंस अब ज्यादा इंक्रीज हो गया है,
ठीक है, रैंकिंग के लिए, रैंकिंग को भी अफेक्ट कर सकता है ये, ठीक है। क्यों जरूरी है ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए? ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर यदि अपना डेटा फिलअप करते हो, ठीक है, हैकर्स, यदि वेबसाइट सिक्योर नहीं है, हैकर्स आपका डेटा हैक कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकाउंट डिटेल डालते हो ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट का यूज होता है, ठीक है। क्लियर है ये? अब नेक्स्ट आता है सब डोमेन। सब डोमेन क्या होता है? सब डोमेन हो गया आपका, जैसे यूआरएल कोई एड्रेस है, www। हम्म, अच्छा, क्या यूज है इसका? ये आपका जैसे मैम एक एक ही होता है, अलग अलग तरह के वेबसाइट्स एड्रेस होते हैं। जैसे सपोज करो कि www.prayug.com, एक हाँ, इस तरह से होता है, एक www डॉट सॉरी एक prayug.com, और www.prayug.com/ ऐसे ही। ये तो मैम कैनोनिकल इशू का भी सेम ही इशू है ना? कैनोनिकल तो आप अलग चले गए। ये देखो, जो सब डोमेन्स होते हैं, सब डोमेन जो है एक बोल सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स होते हैं जो कि यूआरएल में फर्स्ट डॉट से पहले आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा होगा, ब्लॉग डॉट डोमेन डॉट कॉम, करियर्स डॉट डोमेन डॉट कॉम, इन्फो डॉट वेबसाइट डॉट कॉम, इस तरीके का, मतलब ये मेन डोमेन नहीं होता, सब डोमेन कहलाता है, ठीक है। स्टोर के नाम से देखा होगा, सपोर्ट के नाम से देखा होगा, न्यूज के नाम से देखा होगा। एग्जाम्पल देती हूँ एक। सब डोमेन हमको अलग से ये www जो था वो स्टार्टिंग में चलता था, बहुत कंपलसरी भी था, अभी ऑप्शनल है, ठीक है। इसमें हमको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यदि हम कोई और सब डोमेन रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल करियर्स, ब्लॉग, न्यूज, ऐसा कुछ भी, तो हम वो हमको अलग से परचेज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम डोमेन परचेज करते हैं वैसे हमको सब डोमेन भी परचेज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेन वेबसाइट खोलती हूँ infosys.com, ठीक है। info, ठीक है, और एक मैं करती हूँ careers.infosys.com, ठीक है। तो सब डोमेन जो होता है वो पर्टिकुलरली किसी एक सब्जेक्ट को डेडिकेटेड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिख रहा है, वेबसाइट दिख रही है इन्फोसिस की, विजिबल है सभी को? यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो ये जो है ये इन्फोसिस की मेन वेबसाइट है, ठीक है। अब मैं इसके सब डोमेन पर चलती हूँ जो कि है careers.infosys.com। अब यहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, सिर्फ करियर से रिलेटेड सारा डेटा है यहाँ पर, ठीक है। करियर, जॉब, कैसे आप इन्फोसिस में करियर बिल्ड कर सकते हो, उससे रिलेटेड यहाँ पर पूरा डेटा है, ठीक है। तो सब डोमेन्स मोस्टली उनके लिए यूज किए जाते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा एम्पायर है और चीजों को एक वेबसाइट में मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। उस केस में हम सब डोमेन्स यूज करते हैं। सिंपली यदि मैनेज हो रही है चीजें, फिर भी आप सब डोमेन यूज करते हो तो थोड़ा सा उसको संभालने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सब डोमेन कोई रैंकिंग शेयर नहीं करते, ठीक है। मतलब सब डोमेन मतलब आपको इंडिविजुअली पूरी वेबसाइट सेपरेटली बनानी पड़ेगी, उसका रैंकिंग सेपरेटली करना पड़ेगा, बैकलिंक्स, एसईओ, सब कुछ आपको सेपरेटली करना पड़ेगा। मेन डोमेन से कुछ भी आपको शेयर नहीं मिलता है सब डोमेन में, ठीक है।
तो आपको दो दो वेबसाइट पूरी तरीके से मैनेज करनी पड़ती है उस केस में। ठीक है, तो सब डोमेन तभी वाइस आइडिया है जब डेटा इतना ज्यादा हो कि एक वेबसाइट में मैनेज करना मुश्किल हो। ठीक है, इंस्टेड क्या कर सकते हैं हम, यदि हमको सब डोमेन नहीं यूज करना हो और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए डेडिकेटेड हमको पेज चाहिए या डिवीजन चाहिए वेबसाइट में ही, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई आइडिया किसी को? यदि मुझे क्या सब क्या डोमेन मैम? यदि मुझे सब डोमेन नहीं बनाना, क्योंकि सब डोमेन में सेपरेटली सब डोमेन परचेज करना पड़ेगा, फिर वेबसाइट बनानी पड़ेगी, उसका रैंकिंग अलग से देखना पड़ेगा, तो ये सब मुझे नहीं करना हो तो कोई ऑल्टरनेटिव है? यस मैम है। क्या ऑल्टरनेटिव है? आ, जैसे मैम हमारा प्राइमरी डोमेन है सपोज abc.com, हम्म। और उसी के अंदर हम उसका सब डोमेन बना सकते हैं। जैसे अगर कुछ कैटेगरी सपोज करो कैरियर हो गया या ब्लॉग हो गया, तो blog.abc.com ये हो सकता है। blog.abc.com तो आप नहीं बना सकते, ये आप नहीं बना सकते, नहीं ये तो क्या ऐसे वेबसाइट ऐसे के कर। अंदर तो नहीं, ये वेबसाइट के अंदर नहीं बनेगा, ये अलग से आप परचेस करोगे तो ही ये पाथ बनेगा। blog.abc.com जो आप बोल रहे हो ये सब डोमेन है, तो सब डोमेन तो अलग से ही परचेज करना पड़ेगा। मैं सब डोमेन का ऑल्टरनेटिव पूछ रही हूँ आपसे। सब सब डोमेन डोमेन तो यही होता है ना, क्या मतलब जो प्राइमरी डोमेन है उसके अंदर हमारा एक डोमेन हो। प्राइमरी डोमेन का एक सब डोमेन है, लेकिन वो हमारी वेबसाइट में नहीं होता, वो सेपरेट वेबसाइट होती है पूरी। मैंने आपको दिखाया एग्जाम्पल। मैम जैसे हम उसका अलग दिखाना से मैम, फिर से दिखाना। ये दिख रही है, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को अभी भी? हाँ, इन्फोसिस। क्या हम ये उसका एक इन्फोसिस। कोई पेज बना के नहीं उसको बस रीड करा सकते हैं दूसरी कैरियर वाले पेज पे एग्जाम्पल? क्या मैम बोल रहे आपका ये हो? एड्रेस बार नहीं दिख रहा है। एड्रेस क्या? बार नहीं दिख रहा है। एड्रेस बार नहीं दिख रहा है। एड्रेस बार नहीं दिख रहा है, एक मिनट दिखाती हूँ मैं, रुको। आपने फुल स्क्रीन नहीं किया होगा। आप विजिबल है एड्रेस हाँ, बार? अब दिख रहा है। ठीक है, तो ये infosys.com है। ठीक है, और ये जो है ये careers.infosys.com है। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम सब डोमेन बोलते हैं, दोनों अलग अलग वेबसाइट्स है। हम्म। ठीक है, आया समझ में? ये होता है। मैम क्या हम ऐसा कर तो सकते मैं हैं भी तो कि मैम जैसे वही कह रहा हूँ। मैं बताती हूँ, एक मिनट, सुमित का हो जाए क्वेश्चन फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी सुमित बोलिए। मैम ऐसा भी हो सकता है जैसे कि हमने मेन जो डोमेन बनाया हुआ है वहां पर हम कोई लिंक दे के या उसको एक पेज अलग बना के, जैसे कैरियर का पेज हमने अलग बना दिया तो हम्म। उसको वहां से लिंक करा सकते हैं। कहाँ पर बनाओगे आप ये करियर का पेज? मैम जैसे हमने वेबसाइट के एक अंदर? मेन वेबसाइट है वहां पर हम लिंक दे देंगे और कैरियर का पेज हम उसी वेबसाइट में हम बनाएं अगर अलग से। हाँ, बना सकते हैं, इसको जी बोलते हैं कैटेगरी। जी। ठीक है, तो हम सब डोमेन का जो ऑल्टरनेटिव है वो है कैटेगरी। सुशांत आप क्या बोल रहे थे? हाँ, आप जो बोल रहे मैम थे वो वो अलग था, आप बोल रहे थे कि वेबसाइट में ही हम ये पाथ बना दे, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वेबसाइट में कैटेगरीज बनाना पॉसिबल है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट में बनाया है फॉर एग्जाम्पल। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने अलग अलग कैटेगरीज बना दी है। ठीक है, मोटिवेशन, फिटनेस, शॉर्ट स्टोरी, स्लो कार्ड, है ना? तो अब जिसको जिस कैटेगरी में इंटरेस्ट है वो उस कैटेगरी में जा सकता है। ठीक है, मुझे इसके लिए हर टॉपिक के लिए अलग से सब डोमेन बनाने की जरूरत नहीं है, सब डोमेन परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे फिटनेस डॉट amblessoul.com नहीं बनाने की जरूरत है, मुझे मोटिवेशन डॉट amblessoul.com अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्या मैम, कैटेगरी मैं समझा नहीं, फिर से बताना। ये मतलब एड्रेस बार मैम आपका यही है ना? एड्रेस यही रहेगा। ठीक है, तो वेबसाइट के एड्रेस अंदर मैंने वेबसाइट कैटेगरी वेबसाइट का नाम क्या है मैम? नाम ही तो नहीं शो हो रहा है। अरे
एक सेकेंड। मैम एक तरह से हम अब तो हो रहा है। उसको हाइपर हाँ, लिंक कर रहे हैं ना मैम, अब बना तो करके। हो रहा है। हाँ ठीक है, तो ये डोमेन नेम यही रहेगा। अब क्या हुआ, ये कैटेगरीज बना दी अलग अलग, तो मैं इस पे जाऊंगी तो मेरा पाथ चेंज होगा। ये देखो कैटेगरी आ गई, कैटेगरी क्या है, मोटिवेशन है। ठीक है, हम्म। अब मैं वापस से जाती हूँ होम पेज पे, दूसरे इस पे जाती हूँ, जैसे शॉर्ट स्टोरी पे गई, तो यहाँ पर वापस क्या आया, कैटेगरी चेंज हुई है शॉर्ट स्टोरी। मेरा डोमेन नेम सब डोमेन नहीं बनाया मैंने, इसको कैटेगरी बनाया। ठीक है, तो ये इसी वेबसाइट के अंदर एक पार्ट है। ठीक है, आया समझ में? तो हम तो इनको, ये मैम इसको तो ये बोल सकते हैं ना, ये कैटेगरी है मतलब हाँ डोमेन का। हाँ हाँ, तो ये एक सब डोमेन का ऑल्टरनेटिव है कि सब डोमेन तभी आप यूज करो जब आपको एक वेबसाइट में डेटा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो, इतना ज्यादा डेटा हो आपके पास। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करो, कैटेगरीज यूज करो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? कैटेगरी हम क्रिएट कहाँ से करते हैं मैम? कैटेगरी क्रिएट करने के लिए हम डैशबोर्ड में पहले तो हम जैसे पोस्ट जब लिखते हैं उसमें जी हम डायरेक्टली कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर जी। एग्जांपल कोई भी एक खोल लेती हूँ मैं, ये ड्राफ्ट में ही है। ये देखो, तो कैटेगरी बनाने के लिए ये ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन है, इस पे गए, यहाँ पर कैटेगरी का जो भी नाम डालना है वो डाला और एंटर प्रेस किया तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, अनकैटेगराइज से हटा के जिसमें भी आपकी वेब पोस्ट आती है उसको आप सिलेक्ट करके सेव कर दो। ठीक है, क्लियर हुआ? ये मैम उसी पेज पे दिखाई देगी जहां पर हमें कैटेगरी ऐड करेंगे ना, उसी पेज पे शो हो जाएगा कैटेगरी का। जहाँ पर आप पोस्ट लिखते हो ना वहीं पर शो हो जाएगा ये राइट हैंड साइड में। फिर देखो इसको हम आप लोगों की लिंक वेबसाइट पर भी होगा ये। फिर हम उसको लिंक कर पाएंगे जैसे आपने हमें लिंक करना बताया था दूसरे पेज को। इसको लिंक करने की जरूरत, ये ऑलरेडी लिंक हो गया कैटेगरी से, ये अच्छा। वेबसाइट के अंदर ही है, आपको कहीं पर लिंक करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने ये पोस्ट इसमें डाल दी तो इस कैटेगरी में अपने आप आ गया। हाँ, ओके। यदि इंटरनल लिंकिंग देनी है तो दे सकते हो, दूसरे दूसरे पेजेस को आपको लिंक करना है आपस में वो कर सकते हो, बट कैटेगरी को लिंक करने की जरूरत नहीं, जब आपने सिलेक्ट कर दी मतलब वो ऑलरेडी लिंक हो गया। ठीक है, ओके मैम। और कोई क्वेश्चन किसी का समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सब डोमेन के बाद नेक्स्ट आता है, महिमा आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आपके पास नहीं है यूआरएल स्ट्रक्चर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो सब डोमेन क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसमें? ठीक है, सब डोमेन के बाद आता है डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या होता है, डोमेन मेन पार्ट होता है यूआरएल का, जो कि नेम होता है। बताता है, हाँ वेबसाइट का नाम बताता है। ठीक है, जैसे कि प्रायुक्त.com है तो प्रायुक्त वेबसाइट का नाम है। ठीक है, अब जब भी हम डोमेन नेम परचेज कर रहे हैं कुछ चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि नाम जो भी सिलेक्ट करो वो ऐसा होना चाहिए जो इजीली याद हो जाए, कुछ कैची सा टर्म होना चाहिए। ठीक है, ताकि लोगों को दोबारा आने के लिए सहूलियत हो, मतलब उनको याद रहे, यदि हमको दोबारा उस वेबसाइट पर जाना है तो फटाक से हमको वो नाम याद आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट सा होगा तो कोई याद नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैम कोशिश मैंने एक करो। अपना वेबसाइट रखा है, वो नाम सही है? क्या नाम है? मेरा वेबसाइट का नाम मैंने रखा है स्टोरी। द स्टोरी? स्टोरी ईव हाँ, डॉट कॉम। story.com, हाँ ठीक है, सही है ना? तो ऐसा जो सिंपल हो, याद रखने में इजी हो, ऐसा नाम आप लोग रखो। ठीक है, दूसरा, बहुत ज्यादा बड़ा डोमेन नेम नहीं रखना है, कोशिश करो कि छोटा हो। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जब आप लोगोज वगैरह बनाते हो
उसमें भी छोटे छोटे नाम लिखने में ज्यादा इजी रहता है। ठीक है। दूसरा, लोगों को याद करने, छोटे नाम जल्दी याद हो जाते हैं, बहुत बड़ा नाम होगा तो याद करने में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है। ब्रांडिंग मटेरियल में भी बहुत ज्यादा यदि बड़ा नाम रहता है तो शेयरिंग और जो ब्रांडिंग इन सब में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है। रखना है, बहुत कंपलसरी है तो रख भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते, बट हाँ ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उसमें आती है। ठीक है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ पर किसी का भी? नो मैम। ओके। नेक्स्ट आता है टीएलडी। टीएलडी क्या होता है? टीएलडी मैम जो बताता है कि डॉट के बाद जैसे COM है तो ये किससे एक्सटेंशन, रिलेटेड है, एक्सटेंशन हम्म। DO मैम, है तो वो एक्सटेंशन। किससे रिलेटेड है। करेक्ट। जो डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं टीएलडी को, या टॉप लेवल डोमेन बोला जाता है। ठीक है। यस। टीएलडी का फुल फॉर्म क्या है? टॉप लेवल डोमेन, या फिर यस इसको मैम। डोमेन एक्सटेंशन भी बोला जाता है। ठीक है। ये डॉट के बाद आता है, वेबसाइट के नाम के बाद जो डॉट आता है उसके बाद आता है डोमेन एक्सटेंशन। ठीक है। कई तरीके के डोमेन एक्सटेंशन होते हैं, जैसे कि डॉट कॉम है, डॉट ओ आर जी है, डॉट नेट है, डॉट ई डी ओ है, डॉट जी ओ वी है। ठीक है। तो क्या मतलब होता है इसका, कौन से टाइप के डोमेन एक्सटेंशन हमको यूज करने चाहिए यदि हमारी कोई कमर्शियल वेबसाइट है। ठीक है। जिससे हम ई कॉमर्स करते हैं, या जिससे हम कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, या कुछ उसके भी लिए कॉमर्स। डॉट कॉम होगा कॉमर्स। मैम यूज। हाँ, तो यहाँ वहां पर हम डॉट कॉम एक्सटेंशन लेंगे। ठीक है। यदि हमारा कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, ठीक है, तो हम डॉट ओ आर जी लेंगे उस केस में। ठीक है। यदि हमारा कोई सॉफ्टवेयर या होस्टिंग कंपनी है, ठीक है, या नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, हम नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उस केस में हम डॉट नेट लेंगे। ठीक है। और यदि जैसे मैम एजुकेशन के लिए है तो हम एजुकेशन के लिए EDU लेंगे। हाँ डॉट ईडीयू लेंगे, यदि गवर्नमेंट वेबसाइट है तो डॉट जीओवी लेंगे। किसी किसी में IN भी होता है मैम, इंडिया के लिए हाँ। IN। हाँ। अब ये जो आई एन आ गया, इसके लिए हमारे पास अलग टर्म है जिसको हम सीसीटीएलडी बोलते हैं। ठीक है। आईएन का सीसीटीएलडी मतलब क्या मतलब हुआ? क्या? आईएन तो इंडिया हो गया ना मैम, हाँ यस। इंडिया। सीसीटीएलडी। हाँ, सीसीटीएलडी मीन्स कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ कंट्री हाँ, yes। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन मीन्स डॉट इन जब हम यूज कर रहे हैं तो हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो डॉट इन क्या है? इंडिया का कोड है ना? तो ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग कोड्स होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं। जैसे कि यदि यूनाइटेड किंगडम है तो यूके हो गया, US जर्मनी होता के है, लिए है UK तो होता है। डॉट डीई हो गया, चाइना के लिए तो डॉट सी एन हो गया। ऐसे अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग एक्सटेंशन है। तो वो ये जो एक्सटेंशन है इनको हम सीसीटीएलडी बोलते हैं, मतलब कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। ठीक है। तो यदि आपको किसी स्पेसिफिक कंट्री में अपना या मतलब आपका बिजनेस का किसी स्पेसिफिक कंट्री में एसोसिएशन है, तो उस केस में आप ये एक्सटेंशन यूज कर सकते हो। ठीक है। क्लियर है? टीएलडी और सीसीटीएलडी दोनों क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके गुड। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है सब फोल्डर, या जिसको हम कैटेगरी बोलते हैं। तो हम कैटेगरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। कि कैटेगरी जो है सब फोल्डर भी कहा जाता है, और ये वेबसाइट में ही टॉप मोस्ट हायरार्की कहलाती है। ठीक है। यदि हमको किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, मतलब डेडिकेटेड टॉपिक से रिलेटेड पार्ट चाहिए, डिवीजन चाहिए, तो हम कैटेगरीज क्रिएट करते हैं, और ये सब डोमेन का बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। ठीक है। क्लियर है? यस मैम। ओके। नेक्स्ट आता है स्लग। स्लग हमने पढ़ा था, क्या होता है स्लग? अभी बताया था मैंने। हाँ, स्लग मैम वही आपका जो टाइटल होता है, वही उसको वहाँ पे ऐड होता है। जो
पेज या पोस्ट का पर्टिकुलरली पाथ होता है, जो पाथ को रिप्रेजेंट करता है, उस पेज को पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलते हैं स्लग। ठीक है, जो हमारा पोस्ट टाइटल होता है, जो हमारा फोकस कीवर्ड होता है, उसी को हम स्लग में लिखते हैं, बिना किसी स्पेस के लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, और स्पेस के लिए हाइफन या जिसको आप डैश बोलते हो उसका यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो स्लग जब भी हमको लिखना है, हम डायरेक्टली अपना जो फोकस कीवर्ड है वही वहां पर लिखेंगे। ठीक है, इतने में किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अब आते हैं यूआरएल पैरामीटर्स। यूआरएल पैरामीटर्स क्या होते हैं? यूआरएल पैरामीटर्स जो हैं ये बोल सकते हैं हम क्वेरी स्ट्रिंग रहती है। ठीक है, जो मैम कि जैसे फिल्टर के लिए भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ करेक्ट, फिल्टर के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा क्वेश्चन मार्क के बाद स्टार्ट होता है यूआरएल पैरामीटर। ठीक है, और इसमें एक की होती है और एक वैल्यू होती है। ठीक है, बीच में इक्वल्स टू का साइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये तो विजिबल है ही ना आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन मार्क के बाद स्टार्ट हो रहा है, कलर इक्वल्स टू ब्लैक एंड सॉर्ट इक्वल्स टू न्यूएस्ट। ठीक है, तो कलर जो है वो की है और कलर की वैल्यू जो है वो है ब्लैक। ठीक है, फिर दो, यहाँ पर दो पैरामीटर्स यूज हुए हैं, तो दोनों पैरामीटर्स को हमने सेपरेट करने के लिए एंड का सिंबल, एम्परसेंड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एंड का सिंबल हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, क्लियर है इतना? की और वैल्यू और पैरामीटर जो है पर्टिकुलरली किसी भी चीज को सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, इन सब के लिए यूज होता है। ठीक है, यस मैम। क्लियर है इतना? ठीक है, तो अब जो पैरामीटर्स हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। सर्चिंग पैरामीटर, फिल्टरिंग पैरामीटर, ट्रैकिंग पैरामीटर्स और पेजिनेटिंग पैरामीटर्स। ठीक है, तो सर्चिंग पैरामीटर इज द वन, आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट पर जाकर जो सर्च बार आता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सर्चिंग पैरामीटर, जो कि हमको वेबसाइट के इंटरनल सर्च इंजन में कोई भी रिजल्ट सर्च करके देता है। ठीक है, समझ में आया ये? यस मैम। मैम इसका फिर से बताना पैरामीटर्स। सर्चिंग पैरामीटर जो है, किसी भी वेबसाइट पर जब हम जाते हैं तो जो सर्च बार हमको दिखता है जिसमें हम टाइप करके चीजें ढूंढ लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्चिंग पैरामीटर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है फिल्टरिंग पैरामीटर। फिल्टरिंग पैरामीटर जो है वो सॉर्ट और फिल्टर करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, किसी वेबसाइट पर जाकर हम प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं या जॉब्स ढूंढते हैं या होटल्स ढूंढते हैं, फ्लाइट्स ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो भी हम फिल्टर लगाते हैं या सॉर्टिंग करते हैं, इनको फिल्टरिंग पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, फिर ट्रैकिंग पैरामीटर्स। ट्रैकिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं? जब हम एड कैंपेन से, जब आप गूगल एड चलाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा ये। ठीक है, तो एड्स, जब हम एड कैंपेन चलाते हैं और एड कैंपेन से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको ट्रैक करने के लिए जो पैरामीटर्स यूज होते हैं उनको हम ट्रैकिंग पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? फिर आता है पेजिनेटिंग पैरामीटर्स। पेजिनेटिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, कई सारी वेबसाइट पर ऑप्शंस बने होते हैं पेजेस पे जाने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप डायरेक्टली जिस नंबर पे जाओगे उस नंबर के पेज पर आप डायरेक्टली जा सकते हो। आपको जरूरी नहीं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ऐसे करके जाना पड़े। ठीक है, तो ये जो नंबर्स अवेलेबल होते हैं इसी को पेजिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये मोस्टली ऐसी वेबसाइट पर आपको मिलेगा जहाँ पर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसको पेजिनेटिंग या पेजिनेशन बोलते हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं?
नो चलिए मैम। ठीक। तो फिर आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन हम कंटिन्यू मैम 2 मिनट करेंगे। दीजिए। हेलो। क्या? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, 2 2 मिनट। मैम ये कह रहे थे कि जैसे हम एक्स्ट्रा थीम यूज करके अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम्म। जैसे पेजेस ऐड करते चले गए, तो लास्ट हम्म। टाइम आपने वो लिंक लगाने के लिए बोला था, तो फिर हमने एक हाँ। पोस्ट क्रिएट किया। हाँ। तो पोस्ट क्रिएट तो किए और लिंक भी मैंने प्रॉपर लगा दिए ऊपर नीचे वो पैराग्राफ्स बना करके। ठीक है। लेकिन जब हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं, व्यू व्यू वेबसाइट करते हैं, तो वो पोस्ट हमें डायरेक्ट नहीं दिखता है। हाँ, वो ब्लॉग पोस्ट में जाकर दिखेगा, यदि और आपने जब ब्लॉग मेन्यू में लगाए तभी दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो ये दोनों चीजें एक साथ हमारी वेबसाइट पे रह सकता है कि अलग अलग बनाना नहीं, पड़ेगा मैम? वेबसाइट पे रह सकता है, बट वो आपको मेन्यू में ऐड करना पड़ेगा। मैंने बताया था आप लोगों को कैसे ऐड करना है। अच्छा। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी। चलिए ठीक है, आज ठीक है का मैम, ठीक सेशन यहीं ठीक पर वाइंड अप करते हैं, ठीक। फिर ओके, नेक्स्ट थैंक यू। सेशन में कंटिन्यू करते हैं। ओके, ओके। थैंक यू गुड सो मच नाइट एवरीवन। मैम। हाँ जी, गुड नाइट।